नमस्कार एवरीवन, स्वागत है सभी का चैनल में। नाग प्रतिष्ठा वाली जो वीडियो थी उसका पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था। मेरे एक्सपीरियंसेस जो है बाकी नाग प्रतिष्ठा से रिलेटेड ईशा ने भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको ग्लिम्पसेस ऑफ नाग प्रतिष्ठा दिखे होंगे, और वो वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको थोड़ा बहुत ट्रिगर भी हुआ होगा, काश हम लोग भी वहाँ पर होते। कोई बात नहीं, मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि अगली बार से अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो कॉन्सेक्रेशन की आप उसको मिस ना करें। सो इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ जो फर्स्ट पार्ट में मैंने जहाँ पर छोड़ा था, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर देख रहे हैं तो 1 या 2 मिनट में कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, और मैं ऐसी ऑडियंस चाहता हूँ जो जेन्युइनली किसी चीज़ को सीख कर रही है, क्योंकि मैं जेन्युइनली ही चीज़ों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। 2 या 3 मिनट में एक्सप्लेन करना किसी भी चीज़ को आसान नहीं है, और अगर आप दो या 3 मिनट में कोई भी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है तो उसमें बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं। सो अब हम आगे चलते हैं। नाग प्रतिष्ठा का जो वीडियो था, कॉन्सेक्रेशन प्रोसेस था, उसके बारे में मैं आपको ये बता चुका था कि सदगुरु एंटर कर रहे हैं और बारिश होने लगी। फिर जैसे ही सदगुरु स्टेज पर आते हैं बारिश रुक जाती है। उसके बाद सदगुरु आकर बोलते हैं कि शावर इज़ गुड बिकॉज व्हेन यू आर वेट द रिसेप्टिविटी इज़ वेरी गुड। जैसा कि मंदिरों में जाने से पहले हमें हमेशा कहा जाता है कि आप नहा कर ही मंदिर जाएंगे, और इसके पीछे का रीज़न यही है कि जितनी आपकी बॉडी वैसे तो अगर आपने देखा होगा कि जो पुराने मंदिर होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि नहाने का जो स्रोत है वो भी बगल में रहता था। जैसे गुप्त काशी का टेम्पल हो, चाहे केदारनाथ जा रहे हो, वहाँ पर भी अलग अलग तरीके के कुंड आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप नहाकर फिर टेम्पल विजिट करते हैं। आपकी बॉडी गीली रहेगी तो आपकी बॉडी की रिसेप्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, क्योंकि वाटर की ह्यूमिडिटी किसी भी चीज़ को रिसीव करने की बहुत अच्छी होती है। सो सदगुरु ने ऐसा कहा कि रिसेप्टिविटी बढ़ाने के लिए वाटर की ज़रूरत थी, और कहते हैं कि बारिश हमारे ऊपर मेहरबान है, कुछ ऐसा बोला उन्होंने। उसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, जब कॉन्सेक्रेशन में पार्ट लेने से पहले हम लोगों को कुछ ड्रेस कोड दिया गया था। ड्रेस कोड किया था वाइट कुर्ता पैजामा, और उसके साथ जब हम लोग अपनी सीट्स में बैठने जा रहे थे तो हम लोगों को एक ब्लैक कलर की शॉल दी गई थी। ब्लैक कलर का कॉटन की शॉल बोल सकते हो आपको, या फिर कॉटन का एक जैसे चुन्नी टाइप समझ लो, उसको हम लोगों ने ऐसे करके ऊपर से ओढ़ा हुआ था। अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि कैसी वो कॉटन की जो शॉल बोलो चाहे कुछ भी बोलो वो कैसा दिखता है, वो अगली वीडियो में आप देख लीजिएगा। सो वो ब्लैक कलर का था, और उसके ऊपर तमिल में शायद कुछ लिखा हुआ है। सो इसके बाद हम लोगों को एक पेज भी दिया गया था और एक अभय सूत्र दिया गया था, और साथ साथ एक स्नेक दिया था जो कि ब्रास का बना हुआ था। और वो उनका हमने बाद में क्या किया उसके बारे में बताऊंगा। और जो पेज था उसमें एक ड्राइंग बनी हुई थी, वो ड्राइंग मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता क्योंकि वैसे किसी को समझ भी नहीं आएगी, और दूसरी अगर किसी को गलती से समझ आ गया या किसी ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी तो उसके साथ उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सो इसके बाद जब सदगुरु मंच पर आते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ जिस साइड हम बैठे हुए थे, हम सीटिंग की भी कैटेगरी थी। हम लोग पद्मा में बैठे हुए थे, और अलग अलग कैटेगरीज बटी हुई थी। तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, सपोज जो नागा श्राइन बनी हुई है वो चार पार्ट्स में 4 फेसेस है उसके। एक फेस जहाँ से सदगुरु एंटर करते हैं, यहाँ पर मेन नागा का श्राइन है, मतलब यहाँ पर मेन जो नागा की आपने कार्विंग देखी होगी वो लेफ्ट और राइट, इधर और इधर आपको छोटे छोटे जो स्नेक्स है 100 या 112 स्नेक्स इधर भी दिखेंगे और इधर भी दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे। और फिर इस तरफ जो ये वाला फेस है, इधर की साइड आपको काल सर्प यंत्रा देखने को मिलेगा। काल सर्प के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा अगर आप इंडियन कल्चर या फिर कभी ज्योतिषी के पास गए होंगे या किसी पंडित जी के पास गए होंगे जो आपकी जन्मपत्री देखकर
बहुत सारे लोगों के जन्मपत्री में कभी कभी ऐसा होता है कि काल, कुछ लोगों की जन्मपत्री में काल सर्प दोष रहता है। तो काल और सर्प के बारे में भी हम जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा, जितना मैंने वहाँ पर सदगुरु से सुना। और जो काल सर्प यंत्र वहाँ पर बनाया गया है उसका बहुत तगड़ा रोल होने वाला है आगे चलकर। और जो इधर जो 100 या 112 इधर भी और इस तरफ इस वाले फेस में, दोनों फेसेस में 100 या 112 छोटे छोटे नागास थे, और उधर मेन नागा डेटी है। सो सदगुरु आते हैं, फिर बताने लगते हैं कि हम लोगों को किस किस तरीके से हम लोग कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। तो जैसी कुछ ऐसी बातें चल रही होती हैं तो एक आदमी, वैसे कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींचने लगते हैं। तो सदगुरु एकदम से किसी आदमी को पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं कि इसका मोबाइल छीन लो। और फिर उसके बाद सदगुरु ये बोलते हैं कि जिस जगह पर तुम आए हो, यहाँ पर कॉन्सिक्रेशन के लिए, यहाँ पर आपकी फुल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, वॉल्केनो आ जाए, आसमान से बिजली गिरे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको यहाँ से उठना नहीं है। और कुछ भी चीज़ें कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस के अलावा आपको नहीं करनी है। फ़ोटो खींचना है तो घर जाओ, फ़ोटो खींचो, या तो फोटोग्राफ़र बनो तब फ़ोटो खींचो। अगर आपके अंदर ये डेडिकेशन नहीं है, ये डिटर्मिनेशन नहीं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं, तब तक आप ऐसी चीज़ों में पार्ट नहीं लेंगे। और सदगुरु बोलते हैं कि आप कॉन्सिक्रेशन का पार्ट हो, कॉन्सिक्रेशन आप भी कर रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा आप भी करने वाले हो। तो इसको एज अ पार्टिसिपेंट, आप इसमें एज अ पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होइए। फ़ोटो खींचने के लिए ऑब्वियसली फ़ोटोग्राफर्स हैं, वीडियोस भी बन रही है, तुमको अलग से फ़ोटो खींच के डालने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आप इतने बड़े कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस के लिए गए और बेवकूफ़ों की तरह बस जेब से फ़ोन निकाल के फ़ोटो खींच रहे हो। क्या हो जाएगा इससे? कुछ भी नहीं होने वाला है। जिस काम के लिए आए हम, वो काम हमें करना चाहिए। फिर जब सदगुरु इतना समझाते हैं और उसके बाद ये भी बोलते हैं कि दिस इज़ कॉस्टिंग मी माई लाइफ, मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ तुम लोगों के साथ, और अगर तुम लोगों ने पार्टिसिपेशन अच्छे से नहीं करा तो उसका असर सीधे सीधे मेरे ऊपर होगा। सदगुरु बताते हैं कि जब लिंग भैरवी देवी का कॉन्सिक्रेशन हुआ था तो कुछ लोगों ने जो ड्यूटीज़ इनको दी गई थी वो परफॉर्म नहीं करी कॉन्सिक्रेशन के दौरान, कुछ ऐसा, और जिसकी वजह से सदगुरु की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें नींबू की तरह कुछ चीज़ें उग गया था, और फूल गई थी यहाँ पर रीढ़ की हड्डी में कुछ सदगुरु बताते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी हुआ था कि सदगुरु गड्ढे में चलते चलते गड्ढे में गिर गए। तो सदगुरु बोलते हैं आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस के दौरान किसी ने धोखा दे दिया था। जो काम उनको दिया गया था वो उन्होंने ढंग से कंप्लीट नहीं किया। तो हम इतने बड़े कॉन्सिक्रेशन के लिए जा रहे हैं, और अगर हम ये छोटो चीज़ें करने लग गए और अपने दिमाग में कुछ करने लग गए तो मेन जिस व्यक्ति ने ये कॉन्सिक्रेशन का मेन जो पार्ट है, सारे का सारा जो टोल है उनके ऊपर लगेगा। तो इसीलिए उन्होंने पहले से ही बता दिया, बगल में 2 बड़े बड़े पहाड़ हैं, बोला कि अगर यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन भी हो जाए तभी भी आपको यहाँ से हिलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से हिलना नहीं है। अब जब सदगुरु एंटर करते थे तो उस समय बारिश होने लगी हमें लगा उसके बाद नहीं होगी। सो जब हल्की हल्की बारिश हुई थी उस समय तो हमने बहुत सारे लोगों के पास छाते थे, कुछ लोग रेनकोट लेकर आए थे, मैं केवल छाता लेकर गया था, और वो छाता मैंने बैग ढकने के लिए रख दिया। अब धीरे धीरे जैसे कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है, अब मेन कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस में हम लोगों को करना क्या है, जो नागा है उसकी जो श्राइन है वहाँ पर एक कॉन्सिक्रेटेड कॉपर रॉड जानी है, उस कॉपर रॉड को हमें कॉन्सिक्रेट करना है। वो कॉपर रॉड सदगुरु लेकर आते हैं, और वो कॉपर रॉड काले कलर का एक कपड़ा होता है, उससे वो ढकी गई होती है, और वो पकड़कर सदगुरु ऐसे कंधे के ऊपर लेकर जाते हैं। नागा श्राइन देखो,
एक स्टेज ये है, स्टेज के ऊपर नागा श्राइन है और उस नागा श्राइन के भी ऊपर एक नागा श्राइन के टॉप पर जाने के लिए एक सीढ़ी लगी गई है और रखी गई है और सद्गुरु वहाँ पर ऊपर जाकर कुछ प्रोसेसेस करते रहते हैं, बार बार नीचे भी आते हैं और ऊपर भी जाते हैं। नीचे से भी रोल है और ऊपर से भी रोल है और जगह अलग अलग जगह जाकर सद्गुरु अलग अलग प्रोसेसेस करते रहते हैं बीच बीच। में फिर जब सद्गुरु वो रॉड लेकर ऊपर जाते हैं तो फिर वो रॉड खोलते हैं। तो जब वो रॉड खोलते हैं तो उसमें ये दिखता है कि जो रॉड है वो 2 रॉड्स को जोड़कर ऐसे बनाई गई है, मतलब एक रॉड ये और एक रॉड ये, इन दोनों के यहाँ पर फिर ऐसे मैं देख पाया वो एक धागा था, उस धागे से इसको बांधा हुआ था। धागा मतलब एक रोप से बांधा हुआ था, रस्सी से बांधा हुआ था और ये दोनों इस तरीके से जोड़ी गई थी। उसके बाद जो हमको शीट दी गई थी उस शीट में एक डायग्राम बना हुआ था। वो डायग्राम हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता हुआ था और उस डायग्राम में एक इनफाइनाइट का लूप बना हुआ था। और जब सद्गुरु एक्सप्लेन करते हैं कि ये कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस किस तरीके से जाएगा, तो वो जो रॉड है, रॉड का इस रॉड को अगर आप ऐसे वर्टिकली खड़ा करोगे तो जो बॉटम है वो मूलाधार है, बीच में स्वादिष्ठान मणिपुर का और फिर ये यहाँ पे भी मणिपुर का है, ये वाली रॉड पे भी मणिपुर का है, फिर यहाँ पर बीच में अनाहत है और फिर इसके टॉप पर है विशुद्धि। अभी इसके ऐसे समझेंगे तो ये बेसिकली जो भी कभी भी कॉन्सिक्रेशन होते हैं तो वो चक्रास के ही रिस्पेक्ट में किए जाते हैं जनरली, जितना मेरी नॉलेज है। और ऑब्वियसली जो चक्रास हैं वो ही डिफरेंट क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और 7 सद्गुरु बताते हैं 7 फंडामेंटल क्वालिटीज़ हैं जो कि हमारे 7 मेन चक्रास रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी जनरली कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस जब होते हैं तो वहाँ पर चक्रास को ही एस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये वाला जो कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस था, इस कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस में सद्गुरु बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे कि सद्गुरु ये कहते हैं कि जो नागा श्राइन है उसमें कॉन्सिक्रेशन कौन कौन से चक्रास का हो रहा है, फिलहाल इसको समझते हैं। तो जो बॉटम वाला पार्ट है वहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, जो बॉटम वाला पार्ट है मूलाधार से सद्गुरु कहते हैं कि हम स्वादिष्ठान को स्किप करेंगे और मणिपुरका पे जाएंगे। फिर मणिपुरका से हम अनाहत को स्किप करेंगे और विशुद्धि पर जाएंगे। सो यहाँ पर हमें 3 चक्रास देखने को मिल रहे हैं, मूलाधार, मणिपुरका और विशुद्धि। पर मुझे मणिपुरका वाले का डाउट है कि इसका कॉन्सिक्रेशन कैसे हुआ, मेरे को नहीं मालूम। बट ये 3 जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितना मैं समझ पाया कि 3 चक्रास वहाँ पर एस्टेब्लिश हुए। बट सद्गुरु ने ये नहीं बताया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं था। कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस इतना इंटेंस था, कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस के लिए टाइम निकालना, क्योंकि कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए था, तो उस समय ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। सद्गुरु ने बोला अगर कभी और टाइम लगेगा तो मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, और वो टाइम कभी आने वाला नहीं है क्योंकि ऐसा बहुत रेयर केस में होगा अगर दोबारा से कोई नागा कॉन्सिक्रेशन हुआ वहाँ पर सद्गुरु बताए। सो हम बॉटम से स्किप कर रहे हैं, मूलाधार से हमने स्किप किया, स्वादिष्ठान डायरेक्टली गए मणिपुरका से जा रहे हैं हम विशुद्धि, हम अनाहत को स्किप कर रहे हैं और विशुद्धि पर जा रहे हैं। विशुद्धि के बाद भी एक ऐसा इनफाइनाइट वाला लूप बनेगा, उसके बाद फिर फिर मणिपुरका पे आएंगे और मणिपुरका से फिर मूलाधार पे जाएंगे। सो वो जो डायग्राम था उसमें बेसिकली हमारी बॉडी रिप्रेजेंट करी गई थी और सद्गुरु ने बोला था हम लोग मूलाधार से
मूलाधार से हम लोग स्वादिष्ठान चक्रा को स्किप करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ को क्लॉकवाइज आएंगे और फिर मणिपुरका पे जाएंगे। मणिपुरका से अनाहत को मिस करते हुए हम लोग यहाँ आएंगे। फिर यहाँ पर एक इनफाइनाइट का लूप बनेगा ऐसे, और उसके बाद हम फिर से वापस मणिपुरका यहाँ से विशुद्धि से वापस मणिपुरका पे जाके फिर ये जो लूप है इनफाइनाइट वाला वो मूलाधार पर ख़त्म होगा। बाकी कौन कौन से मंत्रास चैंट करने थे ये मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, और ना ही हम चैंट कर सकते। अब उस समय जो चैंटिंग करी गई थी वो चैंटिंग सदगुरु के सानिध्य में करी गई थी, तो हमें नुकसान नहीं पहुँचा। और अगर आप भी कभी भी कोई भी ऐसा मंत्र जो डायरेक्टली कुंडलिनी से ऐसा साउंड जो कुंडलिनी से रिलेटेड हो, जैसे लम वम रम यम, ये साउंड्स आपने कभी भी चैंट नहीं करने हैं, क्योंकि ये आपके लिए घातक सिद्ध भी हो सकते हैं। जो भी ये चीज़ें करी जाती हैं वो किसी रियलाइज्ड मास्टर और जिसकी अपनी एनर्जीज़ के ऊपर टोटल मास्टरी हो उसके गाइडेंस के अंडर ही करी जानी चाहिए। और बहुत सारे लोग कुंडलिनी योगा में इंटरेस्टेड होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा। सदगुरु कहते हैं कि कुंडलिनी का मतलब है, मतलब इसको ऐसा समझ लो कि जो अर्थ है, अर्थ के मतलब मिट्टी के नीचे हर एक चीज़ डाली गई, हर एक चीज़ है मिट्टी के नीचे, हर एक चीज़ है। मिट्टी में जब हम मिट्टी के नीचे हर प्रकार की चीज़ें हैं, जिस डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार कौन सा बीज डालते हैं। उस बीज वो बीज जब हम डालेंगे, मान लो कि हमने सेब का बीज डाला, तो ये जो बीज गया यहाँ पर, ये बीज क्या करेगा, मिट्टी से सेब बाहर निकाल कर लेके आएगा। तो मिट्टी को सदगुरु कहते हैं कि ये अर्थ जो है ये कुंडलिनी हो गई, ये कुंड है। इस कुंड से हमें जो निकालना चाहे हम निकाल सकते हैं। तो अगर आप, ऐसा बताया जाता है, सदगुरु ने ऐसा बोला था कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मास्टर पे गए हैं, जो अगर सदगुरु का एग्जांपल दूँ तो सदगुरु ने हम लोगों को शांभवी महामुद्रा दी है। तो सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारे अंदर मैंने बीज डाल दिया है, वो बीज एक पर्टिकुलर तरीके से ग्रो करेगा। जो तुम्हारी कुंडलिनी है एक पर्टिकुलर तरीके से राइज करेगी, तुम अगर डेली प्रैक्टिस करते रहोगे। सो अगर बहुत ही रेयर लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं श्री ओम स्वामी के बारे में पढ़ रहा था, तो उनकी भी कई लास्ट लाइफ टाइम से डायरेक्ट प्रिपरेशन चल रही थी। अगर वो अपनी इस लाइफ की भी बात करें तो उनकी इस लाइफ में भी प्रिपरेशन चल रही थी। तब उनको कोई नागा बाबा मिलते हैं, तो नागा बाबा उनको बोलते हैं कि सब रेडी है, अब बस फूल खिलना बाकी है। तो वो आपको एक अलग लेवल की प्रिपरेशन चाहिए होती है, तभी जाके आप कुंडलिनी योगा में जा सकते हो। सो फैसिनेशन की वजह से कई लोग कूद तो जाते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, मैं ऐसा कह सकता हूँ। या फिर उसके लिए आपको अपनी बॉडी एक अलग लेवल पे प्रिपेयर करनी होती है। सो फ्री 100 रुपये में, 200 रुपये में चक्कर अपनी कुंडलिनी जगह 500 रुपये में कुंडलिनी जगह, ऐसी चीज़ों से भ्रमित ना हो, क्योंकि ये आपके लिए घातक ही सिद्ध होगी, 100% घातक ही सिद्ध होगी। क्योंकि जितने भी रियलाइज मास्टर हैं आप उनको सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ओम स्वामी को सुने, चाहे फिर श्री एम को सुने, इन लोगों की अगर आप बातें सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुंडलिनी योगा जो है वो इतना आसान नहीं है। सो अब जब हम बात कर रहे थे कि जो कॉन्सिक्रेशन है वो मूलाधार स्वादिष्ठान स्किप कर रहे हैं, और स्वादिष्ठान स्किप करके हम लोग आ रहे हैं मणिपुरका से आए हम लोग विशुद्धि पे फिर एक इनफाइनाइट लूप बनता है। उसके बाद फिर वापस जाएंगे हम विशुद्धि से मणिपुरका से फिर हम लोग वापस जाएंगे मूलाधार पे। तो ये कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस सदगुरु ने हमें करने के लिए बोला। कुछ साउंड अटर करने थे, जो हर एक चक्र का बीज मंत्र होता है, वो साउंड हमको अटर करने थे। उसके साथ साथ कुछ और भी अटर करना था, वो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। सो बेसिकली हमको यहाँ पर देखना है कि मूलाधार, मणिपुरका और स्वादिष्ठान, यहाँ पर कॉन्सिक्रेशन हो रहा है। अब ये जो 2 रॉड्स हैं, ऐसे रॉड जो है 2 पार्ट्स में है, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट है। अब सदगुरु क्या करते हैं, इस रॉड को सदगुरु ऊपर लेकर जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक बेस है, इसके ऊपर नागा श्राइन ऐसे है, और यहाँ से सीढ़ी लगी है, ऊपर से जाकर सदगुरु यहाँ पर खड़े होते हैं। क्योंकि जो नागा श्राइन है उसमें जब तक आप
कॉन्सिक्रेटेड एनर्जी नहीं डालोगे तो वो नागा केवल मूर्ति आपको वहाँ पर दिखने वाली है। कॉन्सिक्रेशन जो है वो किस में हो रहा है, वो जो कॉपर की रॉड लेकर आई गई है उसको सदगुरु बोलते हैं, वो है रसदंद्रा। उसके अंदर क्या है, सॉलिडिफाइड मरकरी। और वो एक दिन में नहीं करा गया है, वो जो सॉलिडिफाइड मरकरी रॉड लेकर आई गई है वो भी कुछ समय से उसकी भी प्रिपरेशन चल रही थी। वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू जा रही होगी जो रेगुलर बेसिस पर एनर्जाइज्ड की गई होगी। और उसके बाद उसको लेकर पहले सदगुरु ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर से ब्लैक कपड़ा हटाया जाता है। उसके साथ साथ सदगुरु के पास एक कॉपर की वायर होती है। अब ये कॉपर की वायर से क्या करने वाले हैं, जो कॉपर की वायर है उससे किया क्या सदगुरु ने, तो ये रॉड है मान लेते हैं, सपोज ये रॉड है, इसके दो पार्ट है मान लो, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये ब्लू पार्ट दिख रहा है, और फिर ये जो नीचे वाला है ये अनदर पार्ट है। तो इसमें कुछ सदगुरु ने कैसा किया था कि जो ये मान लो कि ये कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर को यूज़ करके उन्होंने इनफाइनाइट बनाया था। इनफाइनाइट कैसे बनाया था कि कॉपर वायर को यहाँ से घुसाया, ऐसे लेकर आए, और फिर कॉपर वायर को दो पार्ट में किया गया था। यहाँ से ऐसे लेकर आए, फिर यहाँ ले आए, फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे ले आए। तो जो कॉपर वायर है अब वो ऐसे लटक रही है, ठीक है। इनफाइनाइट का लूप बन रहा है। जो इनफाइनाइट का लूप बन रहा है, तो अब ये जो कॉपर वायर यहाँ से ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, इनमें भी कॉन्सिक्रेशन होगा। मरकरी फील्ड है, तो वो मेन जो चीज़ है वो है वो मरकरी की डेंसिटी मेटल्स में सबसे ज़्यादा होती है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और इसकी जो एनर्जी कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर के रिस्पेक्ट में मरकरी 13.6 टाइम्स हैवियर होता है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से वो एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मटेरियल। और जो कॉपर है उसको जहाँ तक ये कंजेक्चर है मेरा, ये मैं मतलब ये तुक्का मार रहा हूँ, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि मैं जो भी डाटा है उसको देखकर एक अपना कंक्लूजन दे सकता हूँ कि जो कॉपर की रॉड के अंदर मरकरी भरी गई है, कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया होती है, इलेक्ट्रिकल भी और साथ साथ थर्मल कंडक्टिविटी भी। तो इस वजह से मेरे ख्याल से कॉपर की ट्यूब के अंदर मरकरी को फिल करा गया है, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया होती है। सो अब जो कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस है वो कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, और हम लोग कुछ साउंड्स अटर करते हैं। 15 से 20 मिनट तक हम लोग वो साउंड्स अटर करते हैं। और हमने सोचा था कि बारिश एक बार हो गई, अब सदगुरु बारिश होने नहीं देंगे, लेकिन लगातार हर लेवल पे बारिश होती रही। और मैंने आपको बताया था कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस 5:30 बजे से स्टार्ट हुआ था। तो आगे किस तरीके से कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस गया उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ। आई होप कि अभी तक आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अगला पार्ट मिस ना करें, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।